ज़ीनिया ने गुस्से से तिलमिलाती हुई आवाज़ में फ़ोन कान को लगाया और धाड़ते हुए बोली, यास्मीन, मैंने तुम्हें किसी काम के लिए पैसे दिए थे, तुमने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं कि उस घर में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ नौकरानी यास्मीन की कांपती हुई आवाज़ आई कि बीबी जी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, घर में तो क़यामत बरपा हुई है, सब लोग अस्पताल में हैं क्योंकि आज शहराम साहब का बहुत बड़ा ऑपरेशन है। ये सुनना था कि ज़ीनिया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे ऐसे लगा कि जैसे उसका दिल धड़कना ही भूल गया हो। वो एक पल ज़ाया किए बिना बेसाख्ता हॉस्पिटल की तरफ भागी। अस्पताल पहुंचते ही ज़ीनिया की नज़र सबसे पहले फरियाल पर पड़ी, जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर किसी मजबूत दीवार की तरह खड़ी हुई थी। फरियाल ने जैसे ही ज़ीनिया को देखा, इसका रास्ता रोक लिया और हकारत से पूछा कि ज़ीनिया, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? हट जाओ मेरे रास्ते से फरियाल, मैं अपने शहराम से मिलने के लिए आई हूँ, इसे मेरी ज़रूरत है, वो सिर्फ मेरा है। ज़ीनिया ने चीख कर फरियाल को धक्का देना चाहा। फरियाल ने पूरी ताकत से ज़ीनिया का बाजू मरोड़ा और इसे पीछे धक्का दिया और कहा कि खबरदार, तुम शहराम से नहीं मिलोगी, अब वो तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं, तुम उसके लिए एक अजनबी हो। ज़ीनिया जज्बाती अंदाज में हंसी और बोली कि तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? शहराम मुझसे मोहब्बत करता है और तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। फरियाल की आंखों में जलाल उतर आया और इसने ज़ीनिया के चेहरे के करीब होकर कहा कि शहराम की मैं बीवी हूँ ज़ीनिया, अब वो बीवी होने की हैसियत से तुम्हें मैं उसके साये के करीब भी भटकने नहीं दूंगी। सुन लो ज़ीनिया, तुम्हारी मकाराना चाल, मेरे अकाउंट में पैसे तुमने डाले थे ना मुझे, ताकि तुम मुझे बदनाम कर सके, और सारे सबूत आज भी मेरे पास मौजूद हैं। अगर मैं पुलिस के पास गई ना तो तुम इसी वक्त अरेस्ट हो जाओगी, इसलिए अपनी खैरियत चाहती हो तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ज़ीनिया अभी फरियाल से ही उलझ रही थी कि निशात बेगम भी वहाँ पहुँच गई और इनके चेहरे पर मौजूद नफरत ज़ीनिया को अंदर तक जला कर रख दिया। ज़ीनिया, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? किस मुँह से यहाँ आई हो? मेरे बेटे ने तो तुम्हें तलाक दे दी थी, तुमसे पीछा छुड़वा लिया था, अब तुम मर चुकी हो उसके लिए, तुम्हारा उसके साथ कोई वास्ता नहीं है, इसलिए दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी इन घटिया हरकतों की वजह से ही तो उसने तुम्हें छोड़ा था, और तुम ऐसी औरत हो जिसने बसा बसाया घर अपने हाथों से खुद ही उजाड़ लिया। निशात बेगम ने उंगली से बाहर का रास्ता दिखाया और बोली कि चली जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें हथकड़ियाँ लगवा दूंगी। अब शहराम की ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इतनी ज़्यादा तजलील और शहराम के तलाक का दुख ज़ीनिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोती हुई अस्पताल से बाहर भागी। वो गाड़ी में बैठकर अंधाधुंध गाड़ी चलाने लगी और रास्ते कि इसको खबर भी ना रही कि वो किस तरफ जा रही है। बस उसके दिमाग में यही बातें घूम रही थी कि वो शहराम के साथ गुजारे हुए लम्हे, वो वक्त उसको याद आ रहा था। शहराम की जुदाई का जहर ज़ीनिया के पूरे वजूद में फैल चुका था। उसे ऐसे लग रहा था इसके मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। शहराम मुझसे दूर हो गया, शहराम किसी और का हो गया। अब मैं किस तरह जी सकती हूँ शहराम के बगैर? इसने गाड़ी को एक ऊंचे ब्रिज के पास रोका और लड़खड़ाते कदमों के साथ रैंकिंग पे चलने लगी, और किनारे पर वो चल रही थी। नीचे बहता काला पानी इसे जैसे अपनी तरफ बुला रहा था। इसे ऐसे लग रहा था कि बस उसे अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेना चाहिए, उसकी ज़िंदगी का अब कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ सीरत बेगम अपने घर में बेचैन बैठी दानिश का इंतज़ार कर रही थी, और इनका चेहरा खौफ और परेशानी से पीला पड़ रहा था। जैसे ही दानिश कमरे में दाखिल हुआ, सीरत बेगम ने रोते हुए उनकी तरफ लपकी, दानिश बेटा, ज़ीनिया की वजह से मैं बहुत डरी हुई हूँ, वो अब नॉर्मल नहीं रही, वो मरने मराने की बातें करने लगी है, कभी अकेले में हंसती है, कभी रोती है, शहराम के बगैर वो जी नहीं पा रही, मुझे डर है कि कोई वो गलत कदम ना उठा ले। दानिश ने हमदर्दी के साथ सीरत बेगम का हाथ थामा और कहा कि आंटी आप परेशान ना हो, ज़ीनिया इस वक्त है कहाँ पर? सीरत बेगम ने कांपते हुए लफ्ज़ों में बताया कि वो बहुत परेशान थी, गुस्से में थी, और गाड़ी लेकर न जाने कहाँ चली गई है। मुझे तो डर है कि कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुँचा ले। दानिश ने फ़ौरन अपना लैपटॉप निकाला और मकराना मुस्कुराहट के साथ बोला, आंटी आप फिक्र मत करें, मैं अभी अपनी इसके फ़ोन की लोकेशन ट्रेस कर लेता हूँ और मुझे पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। दानिश ने जैसे ही लोकेशन ट्रेस की, इसे पता लगा कि ज़ीनिया का फ़ोन शहर के बहुत बड़े पुल के पास रुका हुआ है। वो तेज़ी से अपनी गाड़ी निकाली उसने, और दिल ही दिल में सोचने लगा, ज़ीनिया तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकती, अभी तो मुझे तुम्हारे नाम की सारी जायदाद अपने नाम करवानी है। दानिश जैसे ही पुल के पास पहुंचा, इसने देखा कि ज़ीनिया रैंकिंग के ऊपर खड़ी और पुल से नीचे छलांग लगाने वाली है। दानिश ने चीखते हुए एक दौड़ लगाई, ज़ीनिया रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? ज़ीनिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, इसका तवाज़न बिगड़ा और दानिश की ऐन इसी लम्हे इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींच लिया। दानिश ने ज़ीनिया को झंझोड़ कर गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो? ऐसे शख्स के लिए तुम अपनी ज़िंदगी गंवा रही हो जिसने तुम्हें छोड़कर आगे अपनी ज़िंदगी शुरू कर ली है। जो हो गया सो हो गया, आप भूल जाओ ज़ीनिया, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं वो तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। ज़ीनिया अब जैसे पत्थर की हो चुकी थी, अचानक फूट फूट कर रोने लगी और दानिश के गले लगी। जैसे ही डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उधर अस्पताल में शहराम का ऑपरेशन जारी था। फरियाल बाहर खड़ी सजदे में गिरी हुई थी और अपनी मोहब्बत और आज शहराम की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी।
आप लोगों को क्या लगता है कि दानिश के झूठे सहारे को सच समझकर जीनिया उससे शादी कर लेगी और क्या दानिश अपनी मकाराना चाल में कामयाब होकर जीनिया की जायदाद को हड़प कर लेगा? फरियाल को रह रह कर बस यही खौफ आ रहा था, यही चीज़ उसको सता रही थी कि मैं ही जो है मनहूस हूँ, जो मेरी वजह से ज़िंदगी में, मैं जैसे ही ज़िंदगी में इसके आई हूँ तो सब कुछ ख़त्म हो गया। शहराम जो इतनी बड़ी मुश्किल का शिकार हो गया, जिस तरह की फरियाल की माँ को उसकी नेबर में जो औरत थी वो मिलती है और वो कहती है कि इसका सितारा बहुत भारी है, और जैसे ही ये शहराम की ज़िंदगी में आई गई है और वो शहराम की तबीयत बिगड़ गई है, उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, लोग तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं। और अब देखना ये है कि क्या शहराम दोबारा से ठीक हो जाएगा। और मेरे ख़्याल में तो मेरा पर्सनल वो है, ये है कि जो शहराम है उसको जिस तरह से फरियाल उसकी केयर करेगी, उसको बीमारी में इस तरह से दिखाया गया है ताकि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज़ हो सकें और ये बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखेगी, जिसकी वजह से शहराम के दिल में फरियाल के लिए मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी और उसे एहसास होगा कि जीनिया मेरे साथ ऐसे नहीं करती थी जिस तरह मेरे साथ फरियाल मेरी केयर करती है। फरियाल से जब उसने पूछा कि फरियाल तुमने खाना नहीं खाया, तो उसने कहा मैंने खाना नहीं खाया अभी। और उसके फ़ौरन दिमाग में ये बात आई कि मैंने एक दफ़ा इसी तरह जीनिया से कहा था कि जीनिया मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो जीनिया ने मुझे मेडिसिन दी और कहा कि मैं काम वाली से बोलती हूँ कि आपको चाय बना देगी, और फ़ौरन वो घर से बाहर निकल गई थी। उसने मेरी ज़रा केयर नहीं की और फरियाल मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रही है कि अगर मेरी तबीयत ख़राब थी तो उसने भी खाना नहीं खाया। और आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी और जीनिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी इन्हें दूर करने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहेगी और दानिश के साथ अटैच होने की कोशिश करेगी और दानिश भी उसको धोखा दे के नहीं फ़रार हो जाएगा। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।